आप एक किरदार हैं, बस इतना समझ लीजिए। एक दिन फिर कहानी से निकाले जाएंगे। वसीम बरेलवी ने शायद किस परिप्रेक्ष्य में ये लाइन लिखी थी, यह कहना कठिन होगा, लेकिन अभी भारतीय राजनीतिक गलियारे में प्रशांत किशोर को लेकर जिस तरह से चर्चाओं का एक जनसैलाब उमड़ा है, मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर कांग्रेस के साथ क्यों फेल हो गए, प्रशांत किशोर कांग्रेस क्यों नहीं ज्वाइन कर पाए, और क्या वह मजबूरियां रही होंगी जिसके वजह से कांग्रेस इतने लंबे समय देने के बाद, प्रेजेंटेशन देखने के बाद प्रशांत किशोर को उस रूप में स्वीकार नहीं कर पाई जिस रूप में वो देखना चाहते थे या कहीं ना कहीं कांग्रेस में अपना रोल चाह रहे थे। आपने तमाम अखबारों में, चैनलों में खंडन देखा होगा, लेकिन एक चुनावी सलाहकार के रूप में, पोल कंसल्टेंट के रूप में मुझे लगता है कि शायद मैं इस वस्तु विषय को थोड़े सही और विस्तार से आप लोगों के बीच में रख सकूं। सबसे पहली चीज तो आप ये समझें कि सलाहकार चुनाव नहीं है, सलाहकार चुनाव का एक हिस्सा है। जो हम पोल कंसल्टेंट की बात करते हैं, पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट की बात करते हैं, चुनावी रणनीतिकार की बात करते हैं, इन सब के रोल अगर पूरे भारतीय चुनाव में देखेंगे तो 15 से 20% से ज्यादा नहीं है, क्योंकि आज भी भारतीय राजनीति कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के बल पे टिकी हुई है, पार्टी के विचारधाराओं पे टिकी हुई है, और पार्टी के जो संगठन है, कहीं ना कहीं संगठन ही पार्टी को शक्ति देते हैं। तो इस पूरे बात को विस्तार से बात करने के लिए सबसे पहले मूलभूत चीज हमें ये जानने की जरूरत है कि एक सलाहकार, एक चुनावी रणनीतिकार, एक ब्रांड मैनेजर, एक पॉलिटिकल एनालिस्ट जब यह कहता है या यह कहते हुए देखे जाते हैं कि मैं इस पार्टी को नया जीवन प्रदान करूंगा, रिवाइटलाइज करूंगा, तो मुझे लगता है कि ये बात में अहंकार दिखता है, सच्चाई कम दिखती है। आप देखें पिछले 5-6 सालों में कई सौ विधानसभा सीटों और लोकसभा सीटों पे मैंने काम किया, लेकिन जो मैं चुनाव और भारतीय राजनीति को समझता हूं उसमें सबसे पहली चीज तो यह स्वीकार करना पड़ेगा कि भारतीय राजनीति में जो सबसे अहम पहलू है पार्टी के बाद, वह है कार्यकर्ता संगठन। उस शीर्ष पे बैठा हुआ कार्यकर्ता हो या बूथ लेवल पे बैठा हुआ कार्यकर्ता हो, कोई थर्ड पार्टी आकर अगर उन कार्यकर्ताओं पे संशय करना शुरू कर दे और वह यह कहना शुरू कर दे कि 70 साल में किसी पार्टी के, 75 साल में किसी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उसके लिए कुछ नहीं किया है या पूरा सिस्टम कोलैप्स हो चुका है, इसे नए सिरे से बनाना होगा, मुझे लगता है इसमें कहीं ना कहीं हमारे अहंकार दिखते हैं। रियल एनालिसिस और एनालिटिक्स की बात करेंगे तो वह कुछ और पहलू है। आइए आज हम बात करते हैं कि प्रशांत किशोर पिछले 5 या 6 महीने से अगर हम मीडिया को फॉलो करें तो अलग अलग टीवी चैनलों में, अलग अलग समाचार पत्रों में इस बात को बड़े बृहद और बड़े अच्छे तरीके से बता रहे थे कि कांग्रेस को रिवाइवल करने के लिए उनका क्या प्लान है, किस तरह कांग्रेस के संगठन को विस्तार करेंगे, किस तरह कांग्रेस ने पिछले लंबे समय से नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने की मुहिम नहीं चलाई। तमाम ऐसे रेडीमेड फॉर्मूले जो मीडिया पे वो बात कर रहे थे। पिछले कुछ दिनों में तमाम मीटिंगों के दौर चले। प्रदेश कांग्रेस के तमाम प्रदेशों के शीर्ष नेतृत्व के साथ सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने प्रशांत किशोर की सो कॉल्ड पीपीटी को 8-9 घंटे का समय दिया, लेकिन वो क्या रीजन थे, वो क्या पहलू थे जिसके वजह से प्रशांत किशोर आज यह कहते फिर रहे हैं कि कांग्रेस ने उन्हें उस रूप में स्वीकार नहीं किया जिस रूप में वे उस कांग्रेस में जाना चाहते थे। सबसे पहली चीज आप ये समझें, चूंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के विश्वस्त सूत्रों से तमाम नेताओं को मैं आभार देना चाहता हूं, मुख्य तौर पे वो कमलनाथ जी हों, भूपेश बघेल जी हों, जिनके विश्वस्त सूत्रों से जो मेरी बात हुई और जो मैंने पता चला वो बातें आज आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं। सबसे पहली चीज तो आप ये लेकर चलें कि जो पार्टी पिछले 70-75 सालों से भारतीय राजनीति की एक धुरी बनी हुई है, कहीं ना कहीं आजादी और उसके पहले से जिस पार्टी ने एक अपने संगठन को, अपने विचारधाराओं को मजबूत करने के लिए तमाम कुर्बानियां दी है, आप गांधी परिवार को लें या गांधी परिवार से पहले की लें, तो तमाम कुर्बानियां, शहादत दी गई हैं, और आज कहीं ना कहीं आप देखेंगे कई प्रदेशों के साथ साथ पूरे भारत में एक सबसे बड़े विकल्प के रूप में कांग्रेस पार्टी है। वो अलग बात है कि समय समय पे सोशल मीडिया किसको पप्पू और किसको चप्पू बताती है, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है सोशल मीडिया मैनेजमेंट का हिस्सा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी मजबूत और टिकाऊ दिखती है। ऐसी पार्टी जिसकी इतनी लंबी जड़ें हों, इतनी पुरानी जड़ें हों, उस पर कोई व्यक्ति आकर कहे कि मैं इस पूरे पार्टी का आप मुझे सीईओ बना दें, क्या यह संभव है? आप
एक सलाह देने वाले हैं, आप एक ऐसे हैं जो आप कुछ चेंजेस करना चाहते हैं। आपको बताना होगा कि आप एक डॉक्टर हैं, आपको ये बताना होगा कि एक पेशेंट को ये दवाएं लेनी चाहिए, अगर कुछ लगे तो छोटे मोटे ऑपरेशन की भी जरूरत है। लेकिन अगर कोई मरीज को डॉक्टर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि तुम्हारा घर अब मेरा घर हो गया, तुम्हारे परिवार के लोग मेरे हो गए, तुम्हारे घर पे मैं ही डिक्टेट करूंगा कि क्या खाना बनाया जाए, मैं ही ये बताऊंगा कि तुम कहां पे जाओगे, मुझे लगता है कहीं न कहीं प्रशांत किशोर की सबसे बड़ी राजनीतिक भूल यही थी कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी को अपनी कठपुतली बनाना चाहते थे और आजादी के पहले से कहीं न कहीं भारतीय राजनीति की एक केंद्र बिंदु रही कांग्रेस को अपनी मुट्ठी में करना चाहते थे। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी उनकी एक सैद्धांतिक भूल थी, क्योंकि सलाहकार का काम सुझाव देना है, सलाहकार का काम रिसर्च के आधार पे बताने की जरूरत है कि जनता अभी सुनना क्या चाहती है। सलाहकार का काम यह है वह अपने नेता को, अपने पार्टी को ये बताए कि जनता किन किन आधार पे लोगों को चुनना चाहती है, जनता की समस्याएं क्या है, एंटी इनकम्बेंसी का प्रभाव क्या है, जनता अपने पार्टी से या अपने उम्मीदवार से क्या चाहती है। लेकिन कहीं न कहीं प्रशांत किशोर इस बात को समझने में भूल कर गए, जिसकी पिछले 6-8 महीनों से वो चर्चाएं कर रहे थे कि कांग्रेस के लिए रणनीति बना रहे हैं। उस कांग्रेस को सीईओ बनने की कोशिश या उस कांग्रेस में सीईओ बनने की कोशिश मुझे लगता है प्रशांत किशोर की सबसे पहली भूल थी, जिसकी वजह से कांग्रेस के मन में यह संशय आया कि अगर प्रशांत किशोर को मनचाहा पद या मनचाहा पोजीशन देते हैं तो पार्टी वन मैन आर्मी की तरह हो जाएगी। हालांकि आज की कांग्रेस पे यह आरोप लगाए जाते हैं कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी की ही पार्टी है, लेकिन फिर भी इन परिवार का देखा जाए तो लंबे समय तक कहीं न कहीं बलिदान के साथ इस पार्टी के साथ योगदान भी रहा है। तो मुझे लगता है कि उनकी पद, उनकी जगहों को एक्वायर करना या पूरी रिमोट पे कांग्रेस को लेना प्रशांत किशोर की सबसे बड़ी भूल। दूसरी चीजें आप देखें, जो ब्रांडिंग करने वाले लोग हैं, जो रिसर्च करने वाले लोग हैं, या कोई भी जो स्पेसिफिक रणनीति बनाने वाले लोग हैं, रणनीति का मतलब होता है दैट मस्ट नॉट बी इन पब्लिक डोमेन। When you plan any political strategy, any campaigning strategy, that is very much secret. वो बहुत ही कहीं ना कहीं संवेदनशील मुद्दा होता है। हम जब चुनाव में अपने उम्मीदवार के, अपने पार्टी के विचारधाराओं को आगे ले जाने के लिए कोई भी कदम उठाते हैं, कोई भी मॉड्यूल प्रिपेयर करते हैं, तो बहुत कॉन्फिडेंशियल होता है जब तक हम उसको एग्जीक्यूट न करना, क्योंकि एग्जीक्यूशन के बाद तो जनता के बीच में, विपक्षी लोगों के बीच में पता चलेगा, बट टिल द एग्जीक्यूशन हम उसको सेक्रेट मिशन के रूप में रखते हैं, क्योंकि अगर स्ट्रेटजी आउट हो गई देन दैट इज नॉट स्ट्रेटजी। चाणक्य ने क्या क्या कहा था वो पब्लिक डोमेन में है। अब आप सुनील मिश्रा उसको कहते हैं, XYZ कहते हैं, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो चाणक्य की चीजें नहीं रही, जिसकी जुबान से निकली उसकी हो गई। रणनीति भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक ऐसी चीजें हैं कि जब तक आप बंद कमरे में हैं तब तक रणनीति है, जिस दिन कमरे से बाहर हो गई वे हलवा हो गई, वो कोई रणनीति नहीं है। दैट इज कट कॉपी पेस्ट कॉन्सेप्ट हो गया। आई हैव रिटन इन माई बुक कट कॉपी पेस्ट कांट बी बेस्ट। कॉपी की हुई, पेस्ट की हुई, चुराई हुई चीजें या सुनी हुई चीजें वो रणनीति नहीं हो सकती है। हाँ, अब हम बात करते हैं कि पिछले अगर आप देखें 3-4 महीने में प्रशांत किशोर के नाम से जितने भी टीवी चैनलों पे डिबेट हुई है, जितने भी पत्रकारों को उन्होंने अपने ओपिनियन के बारे में बताया कि हाँ राहुल गांधी से मेरी बात हो रही है, मैं कांग्रेस को रिवाइवल की प्लानिंग कर रहा हूं, मैं कांग्रेस को इन मुद्दों के आधार पे रिवाइवल करना चाहता हूं। आप एक सिंपल सी चीजें सोचें, अगर आपकी राहुल गांधी से बात हो रही थी, सोनिया गांधी से बात हो रही थी, तो अखबार में, प्रिंट मीडिया में जाके चिल्लाने की क्या जरूरत थी? और अगर आप चिल्ला भी रहे थे तो उनको इस बात को बताने की क्या जरूरत थी कि मैं इस तरह से रिवाइवल देख रहा हूं, यहाँ पे पार्टियों के साथ अलायंस होने चाहिए, यहाँ पे ये चीजें होनी चाहिए। मुझे लगता है कि जो कहीं ना कहीं कांग्रेस में न ज्वाइन कर पाना या तमाम नेताओं का प्रशांत किशोर के अगेंस्ट में जो विरोध था, उसका सबसे प्रमुख कारण यह भी है कि जो भी उनकी रणनीति थी वो मीडिया सलाहकार बन गए थे। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, कोई सुप्रीम कोर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट मामले की हियरिंग चल रही हो, क्रिमिनल केस हो या कहीं ना कहीं रेयरेस्ट टू द रेयरेस्ट क्राइम की केस चल रही हो, और वकील जो बचाव पक्ष के वकील हैं वह आकर कहें कि कल मैं कोर्ट में इन बिंदुओं पे डिस्कस करूंगा, कल मैं कोर्ट में इस चीजों पे क्रॉस करूंगा,
इस मुद्दों पे क्वेश्चनिंग करूंगा। तो मुझे लगता है कि उस वकील की सफलता और असफलता तो बात की बात है, लेकिन पब्लिक डोमेन में या जिस शख्स के लिए वे वकालत कर रहे हैं वे उसे पसंद नहीं करेगा। तो दूसरा प्रमुख कारण मुझे लगता है कि जो कहीं ना कहीं एक सीक्रेट मिशन जो भी था प्रशांत किशोर का, दैट इज गेट आउट इन द पब्लिक डोमेन। अभी तो पिछले कुछ दिनों से देखें तो प्रेजेंटेशन भी मूव कर रही है। अरे साहब, आपने प्रेजेंटेशन बनाई है एक पार्टी को रिवाइव करने के लिए, उसको सोशल मीडिया में और झंडू छाप लोगों के बीच में आप बांट कर क्या बताना चाहते हैं? कि आप कितनी अच्छी प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं? क्या आप ये बताना चाहते हैं, या आप ये बताना चाहते हैं कि आपकी सोच कितनी वाइड है या नैरो है चीजें? तो मुझे लगता है प्रशांत किशोर की ये दूसरी सबसे बड़ी भूल थी। तीसरी, देखिए क्या है कि सलाहकार का काम एक कहीं ना कहीं बड़ा संवेदनशील मुद्दा है। जब आप किसी पार्टी के व्यक्ति के चुनावी सलाहकार होते हैं तो थोड़ा सा संयम आपको बरतना पड़ता है। संयम अगर आप नहीं बरतेंगे तो चुनावी जीत तो बात की बात है, चुनावी हार तो बात की बात है, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने उम्मीदवार को, आप अपने पार्टी को जिसके लिए आप काम कर रहे हैं उसके लिए नई मुसीबत पैदा कर देंगे। हाँ, मैं बात कर रहा हूं, अगर आपकी बात कांग्रेस से चल रही थी, कांग्रेस के साथ एक के बाद एक प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, कांग्रेस विचार कर रही थी कि आपको एम्पावर्ड कमेटी ग्रुप में डाला जाए या कोई पद दिया जाए, उसी बीच में आप के दिमाग में अचानक पता नहीं क्या होता है, चंद्रशेखर राव से मिलने चले जाते हैं। चंद्रशेखर राव से मिलकर वहां पे टीआरएस के जो सर्वे आपने कुछ सीटों के 89 सीटों के किए थे उन सर्वे को डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। आप अगर देखेंगे जो टीआरएस की राजनीति है या चंद्रशेखर राव की राजनीति है, वहां पे चंद्रशेखर राव, टीआरएस वर्सेस कांग्रेस है। एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को रिवाइवल की प्लानिंग कर रहे हैं, और दूसरे वक्त पे सेम उसी मोमेंट पे जब आप रिवाइवल की बातें कर रहे हैं उसी समय आप उस कांग्रेस के धुर विरोधी से जाके मिल रहे हैं और उनको चुनावी जीत की बात कर रहे हैं तेलंगाना में। मुझे लगता है तमाम ऐसे लोग, वो भूपेंद्र हुड्डा की बात करें या तमाम ऐसे नेताओं, कमलनाथ की, इन लोगों की बुरा लगा कि मुझे लगता है ट्रस्टेबल शख्स नहीं है। क्योंकि देखिए, एक आपको अपनी लिमिट पहचाननी पड़ेगी, आपको अपनी हदें पहचाननी पड़ेंगी। किसी शायर ने लिखा कि दुरंगी छोड़ तू एक रंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा। आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि भाई मैंने मोदी को बनाया, नीतीश कुमार को बनाया, बट वेयर इज योर पीआर? आपने जिसको बनाया, जो भी आपने योगदान दिया, उनके साथ संबंध तो मधुर रखने चाहिए। नीतीश कुमार ने आपको मौका दिया और मौका आने पे उस नीतीश कुमार को आपने काट दिया। जिस नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर को प्रशांत किशोर बनाया, समय आने पे आपने उस नीतीश कुमार को बोला कि बूढ़े हो चले हैं। कहीं ना कहीं आपने नीतीश कुमार को बोला ऑर्थोडॉक्स हो चुके हैं, राजनीति के लिए वो फिट नहीं है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो तीसरा कारण था कि ऐसे समय में जब आप कांग्रेस के लिए रणनीति बना रहे थे, उसी सेम मोमेंट पे कांग्रेस की विपक्षी पार्टी टीआरएस से जाकर मिलना तेलंगाना में तमाम लोगों को, जो पार्टी के बड़े कद्दावर नेता थे, उनको अच्छा नहीं लगा। और प्रशांत किशोर के फेल होने का एक सबसे बड़ा कारण यह भी था। एक चौथी चीज जो मुझे लगता है, आई हैव नॉट सीन द प्रेजेंटेशन व्हाट प्रशांत किशोर हैज गिवन टू द कांग्रेस, लेकिन मुझे सबसे बड़ी चीज लगती है कि पार्टी कारपोरेट स्टाइल में काम नहीं कर सकती है। आप कोई भी प्रेजेंटेशन बनाए, कारपोरेट स्टाइल में सीईओ एक डिसीजन मेकिंग लेता है, उसके एम्प्लॉय, रीजनल मैनेजर, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर से लेकर एरिया मैनेजर, रीजनल मैनेजर एंड इवन फ्रंट लाइन सेल्स के लोग फॉलो करते हैं, बिकॉज दे ऑल आर पेड। लेकिन पॉलिटिकल सिनारियो में, भारतीय पॉलिटिकल सिनारियो में कोई भी पार्टी आज कारपोरेट के स्टाइल में नहीं है, क्योंकि बूथ पे जो कार्यकर्ता बैठा है वो अपनी ही चाय लोगों को पिलाता है, अपने घर पे बैठाता है और राजनीति की बातें करता है। तो उसका कोई डायरेक्ट फंडामेंटल या फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है जिसके आधार पे जो आप कहेंगे वही करें। कभी भी अगर आप राजनीतिक पार्टी को कारपोरेट स्टाइल में बदलने की कोशिश करेंगे तो वही हश्र होगा जो प्रशांत किशोर का हुआ है। दूसरी सबसे बड़ी चीजें मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर जैसे लोग, हो सकता है ब्रांडिंग में, एनालिसिस में, सर्वे में उनकी गुणवत्ता है, तभी वो कहीं ना कहीं आगे बैठे हैं। लेकिन जो इन सब चीजों में संजीदगी बड़ी चीजें हैं, संवेदनशील होना, ये बहुत क्रिटिकल इशू है। और पॉलिटिकल कंसल्टेंट, पोल कंसल्टेंट, चुनावी रणनीतिकार का काम पर्दे के पीछे है। अगर आप सामने साहब पर्दे के आ रहे हैं तो फिर आप पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, आप किसी पार्टी के नेता बन जाइए। अगर आपको मीडिया बहुत अच्छी लगती है, मीडिया में आके सभी बातें करते हैं, तो आपको सलाहकार बने रहने की क्या जरूरत है? आपने जो है साउथ में क्या किया, आपने शिवसेना के प्रमुख से मिलकर क्या बातें की, आपने केजरीवाल के लिए क्या किया, आपने अखिलेश को क्या सलाह दिए थे, आप
नीतीश कुमार को क्या, ये सब चीजें अगर मीडिया में ही डिस्कस करनी है तो यू बी अ पॉलिटिकल लीडर्स, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी इज नॉट गुड फॉर यू। मुझे लगता है कि ये मुख्य कारण थे प्रशांत किशोर के फेल होने के, और आगे आने वाले वक्त में देखते हैं क्या क्या होता है। उस नए मुद्दों पे हम आपके बीच जरूर आएंगे। एक चीज तो है, भारतीय राजनीति में परिवर्तन हो रहा है। आज के समय में लोग यह समझने लगे हैं कि प्रोफेशनल्स की जरूरत है। भारतीय राजनीति से जुड़े सभी लोगों को इस बात का बहुत बहुत आभार कि इस बदलाव को मानते हैं, लेकिन उससे पैरेलल जो चुनाव प्रबंधन के लोग हैं उनको ये बात समझनी पड़ेगी कि पार्टी की अस्मिता पार्टी के कार्यकर्ता और पार्टी के संगठन से है। आप अगर पार्टी के लिए एक पैरेलल पिलर हैं तो पैरेलल पिलर ही रहें, मेन पिलर बनने की कोशिश ना करें। थैंक यू सो मच।